नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको स्पेशल एग्ज़ाम 2025 के लिए वन शॉर्ट सीरीज़ के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक भारत है उसको हमने कंप्लीट करवा दिया था। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। दोस्तों, यदि अगर आपके एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी सवाल बनेंगे तो आपको इसी वीडियो से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा एक ही मकसद है कि आपके एग्ज़ाम में सारे प्रश्नों को लड़ाना, यानी कि सारे प्रश्न आपको यहीं से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को कोई भी वीडियो को मिस मत कीजिए, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे भारतीय व्यवस्था आप देखेंगे तो हमारे पास पहला जो कथन दे रखा है यहाँ पे, कह रहा है कि 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। दोस्तों, जो भी फैक्ट यहाँ पे है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सवाल जो है आपके एग्जाम में वो कथन वाइज यानी स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला हमारे पास होगा कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो दोस्तों, किसने कहा था 1924 में? मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि 1924 में कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने कहा था। तो दोस्तों, पूरा हम संविधान सभा से लेकर के अनुच्छेद 395 तक पूरी तरह से हम कवर कर लेंगे। आपका एक भी सवाल यहाँ से नहीं छूटेगा। अगला हमारे पास है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, हम बात करें कि ऑफिशियली किसने कहा था कि संविधान सभा होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे तो संविधान सभा की औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था एम.एन. रॉय ने किया था। किसने? एम.एन. रॉय ने कहा था औपचारिक रूप से। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? ठीक है दोस्तों, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला हमारे पास है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के प्रस्ताव स्वीकार किया था? दोस्तों, वो स्वीकार किया था कहाँ पे? लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये हमारा। देखिए, एक लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 ईस्वी में, वो तो सबको पता होता है। लेकिन दोस्तों, 1936 में भी एक लखनऊ अधिवेशन होता है। कहाँ पे? लखनऊ में। और इसी में आपके तो यहाँ आप देखेंगे किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान की मांग की यहाँ पे प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। किसमें? लखनऊ अधिवेशन अप्रैल 1936 में हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ हुआ था। अगला हमारे पास है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कि वयस्क आधार पर जो संविधान सभा होगी? दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए। कब? 1938 में। इस बात को भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास होगा कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संविधान सभा है यहाँ पे, तो संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक यहाँ पे बहस हुई थी दोस्तों? आप ध्यान रखिए। तो 114 दिन तक दोस्तों यहाँ पे संविधान सभा पे बहस हुई थी। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अगला हमारे पास है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? 114 दिन हो चुका है यहाँ पे। संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान सभा के निर्माण में। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान सभा को जो गठित करने का आधार क्या है दोस्तों? वो था कौन सा हमारे पास? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 यानी कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है संविधान सभा के गठन करने की मांग यहाँ पे की गई थी। चलिए, अगला प्रश्न है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? अभी आपको तुरंत बताए थे। वो था कौन सा हमारे पास? दिसंबर 1936 का फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, 1936 में कहाँ हुआ था? फैजपुर अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी। हमारे पास है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? देखिए, संविधान सभा के लिए विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितना? 208 यहाँ पे निर्वाचित हुए थे। कहाँ से? कांग्रेस की तरफ से। संविधान सभा के पुनर्गठन की फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कितनी रह गई थी? तो देखिए,
जब 1947 में दोस्तों कितनी रह गई थी, 299 रह चुकी थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान सभा यानी पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? दोस्तों ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देशी रियासत है इसमें, ठीक है, तो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो कितने थे? 70 देशी रियासतें यहाँ पे आपको संविधान सभा में देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसका पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन दोस्तों बाद में इसका जो है वो बम्बई से हुआ था। तो बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। किसके द्वारा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा इसे चुनी गई थी। अगला हमारे पास होगा कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था दोस्तों? तो भारतीय संविधान को जो बनाया था ना, वो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया था, बल्कि संविधान सभा गठित हुई थी और संविधान सभा द्वारा जो है आपके भारतीय संविधान को बनाया गया था। मतलब कि भारतीय संविधान को बनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो दोस्तों 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव यहाँ पे संपन्न हुए थे। आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय संविधान सभा की स्थापना की बात करें हम लोग तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी, भारतीय संविधान सभा की। अगला प्रश्न हमारे पास है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, मतलब अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दोस्तों जो उद्घाटन अधिवेशन था ना, उसमें जो थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यानी टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि वो उस वक्त जो है संविधान सभा के बुजुर्ग व्यक्ति थे बहुत ही, तो उनको ही यहाँ पे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था उद्घाटन अधिवेशन में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों किसे कहते हैं? वही हुआ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आगे हमारे पास है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों हम बात करें अस्थायी अध्यक्ष का, तो वो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे हम लोग बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इनको ही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रूप में चुना गया था। अगला हमारे पास है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संविधान सभा हमारे पास होगी, इसके जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो बी.एन. राव थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हमारे पास होगा कि संविधान सभा के ने संविधान निर्माण के लिए कितनी बड़ी समितियां थी? दोस्तों यहाँ पे 8 समितियां थी, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी छोटी समितियां नियुक्त की थी? तो छोटी समिति दोस्तों हम बात करें यहाँ पे, छोटी कितनी थी? 13 समिति यहाँ पे छोटी निर्मित की गई थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? देखिए प्रारूप समिति यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी था ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो वो थी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी के लिए हमने एक अच्छा मतलब कि रिवीजन बैच स्टार्ट कर दिया है टेलीग्राम पे। दोस्तों ये हमारे टेलीग्राम पर होमवर्क टेस्ट सीरीज है, यानी कि आप इसे रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। यदि आपका एग्जाम है आने वाले समय में 10 से 12 दिन के अंदर में, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसको फटाफट आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको होमवर्क दे करके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है यहाँ पे, जिससे आपका पूरा रिवीजन होगा। जितना क्वेश्चन हम यहाँ पर करवा रहे हैं यूट्यूब पर, इससे भी अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पे इस बैच में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 149 रुपये में, केवल 149 में दोस्तों आपको यहाँ से ज़िंदगी बन जाएगी। आपका एक एग्जाम है, आप ये समझिए एक एग्जाम देकर के आप नौकरी ले सकते हो। बस आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आप 7549425490 पर इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको निश्चित रूप से यहाँ से सफलता मिलेगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों जो प्रारूप समिति थी ना, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? टोटल 7 थी, ठीक है। इसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो दोस्तों संविधान सभा में जो सभी निर्णय थे वो किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समालोचना के आधार पर संविधान सभा में निर्णय लिए गए थे।
भारतीय संविधान को अपनाया गया दोस्तों, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पे बात करें ना, वो जेबी कृपलानी हो जाएंगे और बहुत सारी जगह पे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उस यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है। लेकिन झंडा समिति जब भी कहेगा ना आपको, तो ये आपको जेबी कृपलानी ही लगाना होगा, वहाँ पे आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था? दोस्तों आपको पता है कि भारत की जो राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, उसको संविधान सभा में किया गया था, जुलाई 1947 में किया गया था। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? दोस्तों 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को स्वीकार किया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी हम लोग को होता है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो वो दिन था कौन सा हमारा? 26 नवंबर 1949 को उन्होंने मतलब पारित कर दिया था। संविधान सभा की अंतिम रूप से किस दिन बैठक हुई थी? दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अंतिम रूप से बैठक हुई थी ना, वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम रूप से बैठक संपन्न हुई थी। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे या साइन किए थे? दोस्तों 284 व्यक्ति ने यहाँ पे साइन किए थे संविधान सभा पर। संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 284 व्यक्ति ने। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में उसके कितने हैं? 395 अनुच्छेद है, लेकिन 12 अनुसूची वर्तमान में हो चुकी हैं। जब ये संविधान बना था ना, उस वक्त 8 अनुसूचियां संविधान में हो रही थी। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को आविर्भाव हुआ था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मक संज्ञा दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मक संज्ञा देते हैं? दोस्तों प्रस्तावना को हम लोग उसकी आत्मा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को मतलब कि बतलाया गया, घोषित किया गया है। एक लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए तथा उन सब व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आप लोग ऐसे समझ सकते हो, इसको संविधान कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, सॉरी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष और अखंडता शब्दों में से किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो यहाँ देखिए गुट निरपेक्ष यहाँ पर नहीं जोड़ा गया था। चलिए अगला हमारे पास है कि देखिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1976 हुआ था, इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था। इसमें आप देखेंगे तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द था, पंथ निरपेक्ष था और अखंडता शब्द था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे गुट निरपेक्ष को यहाँ पे नहीं जोड़ा गया था। इस बात को आप तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? दोस्तों तो भारतीय संविधान में है यहाँ पे लोकतांत्रिक गणतंत्र को यहाँ पे अपनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो दोस्तों भारत की प्रस्तावना के अनुसार जो होती है, भारत के शासन की सर्वोच्च क्षमता होती है वो जनता में निहित होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला हमारे पास दोस्तों है कि यहाँ पे भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ठीक है, तो भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो 1950 में जो है भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक और गणराज्य बन गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो देखिए भारत जो प्रस्तावना है ना दोस्तों, प्रस्तावना में एक ही बार यहाँ पे संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत है। भारत की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के तहत किए गए थे? यानी उद्देशिका बोलिए या प्रस्तावना बोलिए, बात एक ही है। तो यह हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
भारतीय संविधान लागू हुआ था दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है दोस्तों? तो किसका है? तो भारत का है। भारतीय संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये लाइन डायरेक्ट पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भारतीय संविधान कैसा है, तो आपको बताना होगा भारतीय संविधान जो है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हो जाएगा। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखिए, भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक संघ माना गया है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। ठीक है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है दोस्तों? तो ब्रिटिश संसदात्मक व्यवस्था जो है यहाँ पे भारत में अपनाई गई है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, गार्जियन, वो कौन हो जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे भारतीय संविधान का अभिभावक हो जाएगा। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो दोस्तों यदि आप वोट डालते हैं भारत में तो कम से कम आपके पास 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तब जाके आप वोट डाल सकते हो। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या होती है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता यहाँ पर होगी संविधान की सर्वोच्चता होगी। ठीक है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो संघीय शब्द की जगह पर भारतीय संविधान में राज्यों का संघ का यहाँ पे जगह दिया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रभुता निहित है किसमें? तो भारत के लोगों में भारतीय व्यवस्था में प्रभुता निहित होती है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया था कहाँ पे? फ्रांस में लिया था। कहाँ पे? फ्रांस में। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो जी ऑस्टिन के द्वारा भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी गई है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान यहाँ पे मान्यता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया दोस्तों? तो डीपीएसपी जो हमारे पास होती है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो डीपीएसपी से बोलते हैं, 36 से 51 के बीच में है, भाग 4 में है। ठीक है दोस्तों, ये भाग 4 में 36 से 51 के बीच में, ये आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता होती है दोस्तों? तो ये कहाँ से संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट हो यहाँ पे होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहाँ से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, और ये भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य का चर्चा की गई है। अगला प्रश्न आपके पास है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? तो मौलिक अधिकार जो है ना, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए से, और 12 से 35 के बीच में अनुच्छेद में मौलिक अधिकार आता है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिए गए हैं? तो कानून के समान संरक्षण जो वाक्य हमारे पास होगा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में इसे अडॉप्ट किया गया है। अगला आपके पास है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। कहाँ से? तो कलेक्टर का पद दोस्तों कहाँ से लिया हम लोग? तो कलेक्टर का जो पद है ना हमारे पास, ये इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में कलेक्टर का पद आया है। विधि के समक्ष समता दोस्तों विधि के समक्ष जो समता हमारे पास होगा, ये इंग्लैंड के संविधान से लिए। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से। विधि के समक्ष समता हम लोग लिए कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से। आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी जो है कार्यपालिका के अधिकार कहाँ से? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, या इसे भाईचारा ये बोल सकते हैं हम लोग, आदर्शिक प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये फ्रांस की क्रांति से ली गई। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारे पास है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि आपको पता है दोस्तों, संशोधन है ना, ये अनुच्छेद कितना है? आर्टिकल 368 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में जो है आपके पास संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है। और ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? टोटल दोस्तों कितने भाग हमारे पास? 22 भाग हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों? तो भाग 20 में आपको क्या होंगे? संविधान संशोधन देखने को मिलेंगे, जो आर्टिकल 368 में है। कहाँ से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसे लिया गया है।
संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना दोस्तों की गई है? देखिए ग्राम पंचायत दोस्तों क्या है ना, एक डीपीएसपी का भाग होता है, ठीक है। आपको हम क्या बताए थे डीपीएसपी के बारे में, ये 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी आता है और आप देखेंगे 40 जो है ना इसी बीच में आएगा, 36 से 51 बीच में 40 आता है ना, यानी ग्राम पंचायत दोस्तों आर्टिकल 40 में है, ठीक है। आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत आता है और ये डीपीएसपी बताया था, और ये है ना गांधीवादी एक सोच है ग्राम पंचायत, ठीक है। और ये भाग 4 में आता है, ठीक है दोस्तों, भाग 4 में आता है और 36 से 51 के बीच में भाग 4 आता है। अगला आपके पास सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित है? दोस्तों नगर पालिका दोस्तों हम बात करें तो भाग 9 के क में यहाँ पे नगर पालिका आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 9 के क में नगर पालिका होगी, 9 से नगर पालिका, 9 से भाग 9, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके पास है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो चतुर्थ भाग में आपको हम बता चुके हैं कई बार, डीपीएसपी चौथी भाग में है। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन दोस्तों? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र की वर्णन की गई है संविधान के भाग 1 में। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? अभी आपको जस्ट बताए थे, जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की हम बात करें तो यूएसए के संविधान से लिया गया है और भाग 3 में है, 12 से 35 के अनुच्छेद के बीच में इसका वर्णन किया गया है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों संविधान सभा में जब अंतिम रूप से पारित हुई थी उस वक्त जो अनुसूची हमारे पास थी वो कितनी थी? 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो चुकी हैं? 12 अनुसूचियां यहाँ पे वर्तमान में हो चुकी हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? दोस्तों जब संविधान संशोधन पहला हुआ था ना, तो पहला संविधान संशोधन जो है यहाँ पे वो भूमि सुधार संबंधित है और ये 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन के तहत। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत किस अनुसूची को जोड़ा गया है दोस्तों? देखिए जो 52वां संविधान संशोधन 1985 है ना, इसमें आपको दल बदल देखने को मिलता है। क्या दल बदल आपको देखने को मिलता है? दल बदल, ठीक है। दोस्तों ये किस अनुसूची में है दल बदल? तो 10 में है क्या आपके पास दल बदल, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पंचायत समिति है दोस्तों, 11वीं, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी? तो 12वीं। देखिए 73वें में दोस्तों 11वीं और 74वें में कौन सी? 12वीं जो है यहाँ पे संविधान संशोधन को जोड़ा गया था, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची में? तो भारत संघ और राज्य का जो उल्लेख है दोस्तों संविधान के प्रथम अनुसूची में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे दोस्तों? तीसरी का संबंध है शपथ से। शपथ 3 लिखा हुआ शब्द, शपथ तथा प्रतिज्ञान से आपके पास तीसरी अनुसूची की यहाँ पर चर्चा की गई है। इसमें राष्ट्रपति के जो है शपथ की चर्चा इसमें नहीं की गई है, इस बात को आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान सकते हो। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में सीटों की आवंटन? दोस्तों राज्यसभा में सीटों के आवंटन की हम बात करें तो चतुर्थ अनुसूची में आपको राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा यहाँ पे की गई है। भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दोस्तों भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची होगा ना, इसका संबंध जो है वो भाषाओं से है और दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं को जगह दिया गया है, इस बात को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? संविधान की 12वीं अनुसूची जो है वो 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसमें आपके पास नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान इसमें दिए गए हैं, इसमें 12वीं अनुसूची में। संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? आपको हम तुम्हें बताए थे, जो दोस्तों दल बदल होता है ना, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 तक जोड़ा गया था, ये 10वां अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था, इसमें दल बदल विरोधी कानून की चर्चा यहाँ पे की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता प्रावधान दोस्तों है? देखिए नागरिकता जो है दोस्तों भाग 2 में है। नागरिकता किसमें है? तो भाग 2 में है, भाग 2 में नागरिकता है और आर्टिकल दोस्तों हम बात करें अनुच्छेद तो 5 से 11 के बीच में यहाँ पे नागरिकता की चर्चा यहाँ पे की गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आपको हम बता चुके हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, 12 से 35 के बीच में अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत से बोल सकते हैं, अनुच्छेद 17 में आपके अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत को समाप्त किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है? तो आपको प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
कह रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। आपको हम क्या बताया था मौलिक अधिकार के बारे में, ये 12 से 35 के बीच में आप देखेंगे ना, तो ये 24 जो है आपके पास 12 से 35 के बीच में ही आता है। इसका मतलब ये है कि ये मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 24 में दोस्तों ये बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यानी कारखाने में जो बालक सब काम करेंगे ना, उस पर प्रतिषेध लगाया गया है। किसमें? आर्टिकल 24 में। ये आपके पास मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो अल्पसंख्यक है दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 29 में आपके अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बतलाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों की ग्राम पंचायत की संगठित, आपको हम बताया था ना, जो ग्राम पंचायत दोस्तों है वो अनुच्छेद 40 में है, और ये किसका भाग है? डीपीएसपी का भाग है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51 के 1 में दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य है। और हम भाग की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है आपके पास भाग क में है, मतलब भाग 4 के क में है। ठीक है, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। और ये इसमें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 के 1 में यहाँ पे इसकी चर्चा की गई है। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 53 में है दोस्तों। ठीक है, देखिए आर्टिकल 53 यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी ना, वो किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जब भी आपको कहेगा ना कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, तो आपको बताना होगा राष्ट्रपति में निहित होगी, और जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 53 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपके पास होगा ना संघ की हम बात करें तो 52 से लेकर के 151 के बीच में आपके संघ हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से रख सकते हैं। और ये भाग 5 में से भी आते हैं। ठीक है, भाग 5 में आता है संघ, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक के बीच में संघ की चर्चा की गई है, जिसमें आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सभी आपको देखने को मिलते हैं, मंत्रिपरिषद सब। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है? ठीक है, देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में महाभियोग का जो चर्चा है दोस्तों, वो केवल राष्ट्रपति के लिए है, और उसका चर्चा कहीं नहीं किया गया है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो इसके जैसी प्रक्रिया अन्य के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन महाभियोग जो है स्पेशल, वो राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। आर्टिकल 61 में दोस्तों इसका प्रयोग होता है। यदि राष्ट्रपति किसी प्रकार के संवैधानिक कार्य को नहीं करते हैं ना, संविधान के जो नियम है उसको उल्लंघन करते हैं, तो उसके तब उस पे जो है ना महाभियोग लगा करके उसको हम उसके पद से हटा सकते हैं। तो आर्टिकल 61 में इसका चर्चा यहाँ पे की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया दोस्तों? उपराष्ट्रपति है आपके पास अनुच्छेद 63 में आपके उपराष्ट्रपति आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? देखिए मंत्रीगण जो होते हैं ना, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति होते हैं? तो लोकसभा के प्रति होते हैं। वही यहाँ पे व्यक्तिगत रहता तो वो होता है राष्ट्रपति के प्रति। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। जो मंत्रीगण हमारे पास होगा ना, वो मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो वो अनुच्छेद 75 के तहत किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति संबंधी प्रावधान करता है? देखिए मंत्री परिषद की नियुक्ति जो करता है वो अनुच्छेद 75 में इसकी चर्चा की गई है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? जो भारत के महान्यायवादी होते हैं दोस्तों, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या करते हैं? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 76 यानी 76 के तहत जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति यहाँ पे होती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यानी कि संसद के 2 जो अधिवेशन होंगे ना, उसके बीच में कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए। और ये जो है आपके पास अनुच्छेद 85 ये कहता है कि संसद के 2 अधिवेशन के बीच में कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल आपको 85 बतलाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं ना, संविधान के जो आर्टिकल 85 है ना, 85 के तहत जो है लोकसभा को सत्रावसान कर सकते हैं, यानी भंग कर सकते हैं, बुला सकते हैं, आहूत कर सकते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक के प्रावधान किया गया दोस्तों? जो ज्वाइंट सीटिंग होती है ना, वो देखिए अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सीटिंग होती है। देखिए इसमें
की बात है ना, ज्वाइंट सीटिंग बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग जो होती है ना, वो बुलाते हैं कौन है? बुलाता है कौन? बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों अध्यक्षता जो करते हैं ना, वो कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। इस बात को आपको नोट डाउन करना होगा, फंसाता आपको एग्जामिनर यहीं पर है। बोला है कि संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सीटिंग होती है, उसको बुलाता कौन है? बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो वो करेंगे कौन? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और कभी भी दोस्तों इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति जी नहीं करेंगे, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों की गई है? तो धन विधेयक जो हमारे पास होगी यहाँ पे मनी बिल, दोस्तों कौन सा? आर्टिकल 110 में यहाँ पे क्या है? तो धन विधेयक की चर्चा की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करता है? दोस्तों अध्यादेश देखिए, ऑर्डिनेंस जो होती है ना, यानी कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं, आर्टिकल 123 के तहत जो यहाँ पे 1 2 3 अध्यादेश जारी करते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो आर्टिकल 123 के तहत यहाँ पे अध्यादेश जारी करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदच्युति का संबंध है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से कुछ भी आएगा ना, अनुच्छेद 124 होगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उसके जो मेंबर होते हैं उसको नियुक्ति करना, न्यायाधीश की नियुक्ति करना, उसको हटाना, जो भी चर्चा होगी अनुच्छेद 124 के अंतर्गत ही होगी। तो आपको ध्यान उतना नहीं रखना है, बस 124 आपको ध्यान रखना है, कुछ भी होगा 124 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? दोस्तों तो आर्टिकल 143 के तहत जो है ना, ये राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उसके परामर्श को दोस्तों मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो परामर्श किसे लेते हैं? आर्टिकल 143 के तहत परामर्श ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? दोस्तों ये अनुच्छेद 137 में है कि कोई भी सर्वोच्च न्यायालय होगा तो अपनी जो है, जो भी मतलब कुछ भी सुनाया है अपना रिपोर्ट, कोई भी आदेश सुनाया है, तो उसको आप मतलब कि पुनर्विचार कर सकते हैं। इस पर आर्टिकल 137 में इसकी चर्चा की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? दोस्तों जो हमारे पास आर्टिकल 256 है ना, इसके तहत जो है केंद्र सरकार जहाँ पे राज्य सरकार को यहाँ पे निर्देश दे सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन है? दोस्तों वित्त आयोग यहाँ पे बात करें हम लोग, फाइनेंस कमीशन, तो वित्त आयोग जो हमारे पास होगा आर्टिकल 280 के तहत यहाँ पे वित्त आयोग की चर्चा की गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया तथा इसका अध्यक्ष कौन थे? देखिए 15वें दोस्तों जो वित्त आयोग है हमारे पास, इसका गठन हुआ था 2017 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। कौन है? NK सिंह है। अब 16वें वित्त आयोग हो चुके हैं दोस्तों, उसका अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 16वें वित्त आयोग दोस्तों कौन है? तो वो अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग के, यहाँ तो लिखा हुआ है दोस्तों, हम क्या है लिखें। 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों ये 2023 में किया गया है और इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है, ठीक है। यहाँ तो लिखा ही हुआ है, तो हम नहीं देखे थे, बाकी आप लिख दिए तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। संविधान में संघीय मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है और यह कहाँ पे? अनुच्छेद 300 बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में सिर्फ मंत्रिमंडल का उपयोग दोस्तों, जो मंत्रिमंडल शब्द हमारे पास है, इसका उल्लेख सिर्फ एक ही बार हुआ है। कहाँ पे? आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख किया गया है। इस बात को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? दोस्तों तो वो है मातृभाषा का प्रयोग करेंगे किसमें? आर्टिकल 350 के 1 में मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 368 में, आपको हम बता चुके हैं। 2 जून 2014 को किस राज्य का गठन हुआ था? तो ये तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? दोस्तों तो भारत में राष्ट्रपति शासन लगता है ना दोस्तों, वो अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लगता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल है? तो भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल होगा अनुच्छेद 51 के 1 में, यहाँ पे मूल कर्तव्य शामिल है। भाग 4 के क में यहाँ पे दी गई है और ये मौलिक कर्तव्य जो यहाँ पे रूस के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संविधान में किसी भी राज्य को हम सम्मिलित कर सकते हैं, हटा सकते हैं, वो किसके पास है अधिकार? ये संसद के पास होगा। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो किसी भी राज्य के नाम को हम परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों, तो उसका संसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तन कर सकता है।
राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को वो संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की क्या होती है, सहमति यहाँ पे आवश्यक होती है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? यदि आप कोई नया राज्य बना रहे हैं या उसकी सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं तो ये अधिकार किसको दिया गया है? तो संसद को दिया गया है अधिकार। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है दोस्तों, ये 1956 में पारित किया गया था। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और वर्तमान में 8 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होगा, यानी इसको संघीय प्रदेश कहते हैं, यूटी कहते हैं। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य बनाया गया था? देखिए, एक होता है 35वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना, वो सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य यानी कि संयुक्त बनाया गया था 1974 में। और भारतीय संघ में 28वें राज्य के रूप में किसे शामिल किया गया दोस्तों? 28वें राज्य के रूप में शामिल किया गया झारखंड को, जो कब बना था? बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है ये भारत को एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि आप भारत में 2 नागरिकता नहीं ले सकते हैं, आपको भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता देखने को मिलती है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो दोस्तों अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? 1955 में व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था, 1955 में। आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो एकहरी नागरिकता दोस्तों कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से एकहरी नागरिकता को भारतीय संविधान के संविधान में अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है दोस्तों? तो दोहरी नागरिकता कहाँ देखने को मिलता है? तो दोहरी नागरिकता जो आपके पास वो अमेरिका में देखने को मिलता है, दोहरी नागरिकता। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। देखिए, जब मौलिक अधिकार होगा ना, जब आपके पास मौलिक अधिकार का कोई हनन होगा दोस्तों, तो आर्टिकल आप जो है ना 32 के तहत जो यहाँ पे सर्वोच्च उच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से बोल सकते हैं, और 226 के तहत उच्च न्यायालय जहाँ पे 5 प्रकार की क्या करती है? रिट जारी करती है। आपके जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा ना, तो आप न्यायालय जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी का होगा तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। आप इस बात को ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? संसद के पास होगा। किस नीति निषेध सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है दोस्तों? समाजवादी या गांधीवादी से बोल सकते हैं। तो ग्राम पंचायत स्थापना को हम लोग समाजवादी या गांधीवादी मानते हैं। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए दोस्तों? ये राज्य के लिए है। राज्य अपने राज्य जो है, राज्य सरकार जो होती है अपने राज्य में ये लागू कर सकती हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 39 के 1 में, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता होगी ना, 39 के 1 में है, ये डीपीएसपी का भाग है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चे में रहा था। और ये कहाँ पे पहली बार लागू हुआ दोस्तों? ये उत्तराखंड में लागू हुआ है, भारत के राज्य में। और ये अनुच्छेद 44 में ये इसका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 44 में किया गया है। और पहला राज्य कौन सा लगाने वाला? उत्तराखंड बन चुका है। इस बार आप एग्जाम में पूछे गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होता है दोस्तों? ये 50-50। अनुच्छेद 50 में क्या होता है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या होता है? पृथक्करण होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुति पर था? तो मूल दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बहुत जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर से जोड़ा गया था। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतस्थापित किया गया था दोस्तों? 1976 में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपके पास है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जानते हैं हम लोग? दोस्तों इसे बोलते हैं हम लोग मौलिक कर्तव्य जोड़ते हैं। अभी 11 हो चुका है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों अनुच्छेद 51 के 1 में यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की चर्चा यहाँ पे की गई है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संदर्भित है दोस्तों? तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे। अनुच्छेद 51 के 1 में ये बातें कही गई हैं जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है।
भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? तो जो संघीय व्यवस्थापिका होती है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं संसद के नाम से जानते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं दोस्तों? 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जो ऊपरी होती है दोस्तों, वो कौन सी होती है? राज्यसभा होती है। जो निचली होती है वो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लोकसभा कहते हैं। यहाँ पे संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं दोस्तों? जो लोकसभा होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि सभा के नाम से जानते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन दोस्तों कौन सा होता है? तो लोकसभा ही क्या होती है? संसद की लोकप्रिय सदन के रूप में जानी जाती है। संसद का अस्थायी सदन दोस्तों कौन सा होता है? यानी जिसका विघटन नहीं होता है। तो राज्यसभा दोस्तों होती है ना, वो संसद का अस्थायी होता है, जिसका विघटन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों लोकसभा जो होती है ना, वो अस्थायी होता है, इसका विघटन होता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका चुनाव हो सकता है। यदि सरकार जीत गई तो उससे पहले भी चुनाव हो सकता है। भारतीय संसद बनती है दोस्तों किससे? तो भारतीय संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर दोस्तों क्या होता है? संसद का निर्माण होता है। ठीक है। लेकिन हम बात करें सदन कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। इसका आर्टिकल आप लोग ध्यान रखेंगे। एक होता है सरला, स र ला। ठीक है। स मतलब होता है संसद, और संसद की आर्टिकल दोस्तों हम बात करें तो 79 से शुरू करेंगे। 79। र मतलब होता है राज्यसभा, इसके आर्टिकल कितना है दोस्तों? 80 में आपको राज्यसभा देखने को मिलेंगे। ल मतलब तो लोकसभा, ये कितना होता है? 88 में आपको लोकसभा देखने को मिल जाएंगे। इन तीनों आर्टिकल को आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आपके सवाल ध्यान से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसे संसद का अभिन्न अंग मानते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति को हम लोग क्या करते हैं? संसद का अभिन्न अंग मानते हैं। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रम से कौन सा होगा? देखिए, निम्न सदन की हम बात करें यहाँ पे, लोकसभा यहाँ पे निम्न सदन होगा, और उच्च सदन दोस्तों क्या यहाँ पे होगा? तो राज्यसभा यहाँ पे उच्च सदन यहाँ पे हो जाएगा। लोकसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम होते हैं? तो लोकसभा को भंग करने में सक्षम होते हैं कौन से? राष्ट्रपति दोस्तों क्या होते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं, आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं 85 अनुच्छेद के तहत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किसमें? न्यायिक समीक्षा से क्या दोस्तों यहाँ पे प्रतिबंधित हो जाएगी। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच में अधिकतम कितने समांतराल की होनी चाहिए? दोस्तों 6 माह की होनी चाहिए। आपको बता चुके हैं, आर्टिकल 85 में इसकी चर्चा की गई है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आपको हम बताए थे ना। देखिए, जो ज्वाइंट सिटिंग होगी ना दोस्तों, वो बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएंगे, लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे? तो लोकसभा स्पीकर करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद होता है दोस्तों, तब जाकर राष्ट्रपति क्या करते हैं? दोनों के बीच में एक जगह बैठाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग क्या गलती किया, तुम बताओ। तब वही सब मतलब कि मतभेद को दूर करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, क्वेश्चन आ चुका है ना। जो अध्यक्षता करता है दोस्तों, वो कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के संयुक्त बैठक की कौन संबोधित करता है दोस्तों? संबोधित करेंगे कौन? तो यहाँ पे राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। आप लोग ध्यान में रखेंगे। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय दोस्तों कौन सी होती है? प्रश्नकाल जो होता है, सबसे पहले क्या होता है? प्रश्नकाल आपको देखने को मिलेगा। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? यानी संसदीय प्रणाली में भारत की देन कौन सी है? तो शून्यकाल जो है ना, भारत के द्वारा इसमें दिया गया है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन के सूचित किए अनुपस्थित होते हैं 60 दिन तक। यदि कोई सांसद है, मान लीजिए एमपी है, वो लगातार 60 दिन तक जो है बिना किसी सूचना के संसद में नहीं पहुंचते हैं, तो उसकी सदस्यता जो होती है संसद की, वो समाप्त कर दी जाती है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक होती है दोस्तों? कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य होती है। ठीक है। सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद जो दोस्तों, वो सांसदों के वेतन का निर्णय करती है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु लोकसभा गठन कब हुआ था? 1989 में संविधान निर्माण लागू होने के बाद त्रिशंकु लोकसभा का गठन किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा। भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1952 में संविधान पार्लियामेंट की उद्घाटन हुआ था। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? आपको हम बता चुके हैं, राष्ट्रपति जी यहाँ पे दोस्तों सत्रावसान करते हैं। भारत की संचित निधि से धन निर्गम का किसका नियंत्रक है? तो दोस्तों भारत की संचित निधि होती है, उससे धन कौन निकाल सकते हैं? तो संसद यहाँ पे इससे धन निकाल सकते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होता है कौन सा? भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, देश के प्रथम नागरिक के रूप में काम करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख। भारत का राष्ट्रपति होता है, देश के संवैधानिक अध्यक्ष जो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तब जाके आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जा सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से दोस्तों होता है? ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इसमें जनता भाग नहीं लेती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद को कौन देखता है? तो यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार विवाद हो जाएगा, तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इसकी विवाद को देखेगा। ठीक है।
आगे हमारे पास है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होती है। देखिए, प्रस्तावक कितना होना चाहिए राष्ट्रपति में 50 और अनुमोदक कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। दोनों 50-50 होना चाहिए, तब जाके है आप चुनाव शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करते हैं। तो आर्टिकल 71 में चर्चा की गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में तो 71 के तहत जो आर्टिकल 71 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे इसके निर्णय को देखेगा। भारत के संविधान का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है दोस्तों, तो 5 वर्षों के लिए चुनाव होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद बना रहता है। अनुच्छेद 56 दोस्तों इसमें के पद की यहाँ पे चर्चा की गई है, पद ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 56 में है, आर्टिकल 56 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं कौन कौन से। देखिए, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा ना, उसमें वोट कौन कौन डाल सकते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के तथा राज्य विधानसभा तथा सभी निर्वाचित सदस्य, यानी कि इसमें जो है ना, जो मनोनीत सदस्य होते हैं मनोनीत, वो भाग नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और विधानसभा के, और जो कुछ यूटी है दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, इन सभी के जो है ना, जो वो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य का कोई रोल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग लगा के, अनुच्छेद 61 में इसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न आपके पास है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों, तो महाभियोग अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 70 के तहत यहाँ पे शपथ है, किसमें 70 में है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 60 होगा, 70 नहीं 60 होगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। जो राष्ट्रपति के जो यहाँ पे है ना शपथ लेते हैं दोस्तों, वो अनुच्छेद 60 में लेते हैं राष्ट्रपति अपना शपथ। अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से किसी कारण से राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन कौन करेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जो है वो सौंप देते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को किसको देता है, तो देखिए, राष्ट्रपति की जो त्यागपत्र होगी ना, इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को कौन देगा, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पे उसकी सूचना देंगे। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर भर लिया जाना चाहिए। पद की रिक्ति से 6 माह के भीतर इसको भर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी जी दोस्तों यहाँ पे वो निर्विरोध चुने गए थे भारत के राष्ट्रपति के रूप में। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के पूरा होने से पूर्व हो गई थी, तो 2 थे, एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फर्रुखदीन अली अहमद की मृत्यु जो है वो कार्यकाल पूरा होने के पहले ही हो गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सजा को बदलने का या कम करने का अधिकार किसके पास होती है, तो फांसी की सजा और बदलने का अधिकार जो वो भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होती है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, वो कितनी होती है 12 होती है। कितनी 12। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है दोस्तों, अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है। विदेशों को भेजने जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, तो दोस्तों जो हमारे पास धन विधेयक होता है ना दोस्तों, धन विधेयक 110 में आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है, उसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है दोस्तों, तो ये 12 सदस्यों को यहाँ पे मनोनीत कर सकता है, इसलिए भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं, देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा ना तो सभी लोग भाग लेंगे, निर्वाचित या मनोनीत दोनों भाग लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति में कौन होंगे, केवल निर्वाचित भाग लेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, बस इतना ही इसमें फर्क होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से भी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, ये 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति उसके पद से शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं उसके शपथ। उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य
वेतन मिलता है दोस्तों। देखिए उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता, वो जो काम करते हैं ना वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं और उनका ही उनको वेतन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके समतुल्य मिलता है, लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य मिलता है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, उनका वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का वेतन कुछ भी नहीं होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है, तो वो उपसभापति काम करते हैं। कौन? उपसभापति काम करते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब कर सकता है? देखिए जब उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करेंगे? जब मतों के बराबर हो जाने की स्थिति में क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं? आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, आपको हम बता चुके हैं पहले ही। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस जो राधाकृष्णन है दोस्तों, यहाँ पे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यहाँ पे हो जाएंगे। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए थी? तो कृष्णकांत एक ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, ये राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्यसभा की स्थापना कब की गई थी? तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राज्यसभा की दोस्तों पहली बैठक कब हुई थी? देखिए स्थापना हुई थी आपको 1952 में। कब? 3 अप्रैल को हुआ था, लेकिन पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 ईस्वी को पहली बैठक हुई थी। और पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे, क्योंकि पहले उपराष्ट्रपति जो होंगे वही सभापति होंगे, इसलिए कौन थे वो? डॉक्टर राधाकृष्णन यहाँ पे हो जाएंगे। 13 मई 1952 ईस्वी को इसका पहली बैठक हुई थी राज्यसभा की। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो जो 12 व्यक्ति होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यहाँ पे इसके निर्वाचन को करता है। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं दोस्तों? बिहार में राज्यसभा से कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। लोकसभा कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं, आपको ध्यान रखना होगा। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा की न्यूनतम आयु। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? ये 6 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल, और प्रत्येक 2 वर्ष पर यहाँ पे 1/3 सदस्य यहाँ पे जो है रिटायर हो जाते हैं। वह कौन सी सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है दोस्तों? तो राज्यसभा के होते हैं। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर जो है वो राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य होते हैं यहाँ पे राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन करते हैं। कौन? राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो दोस्तों जो आपको बताया कि प्रत्येक 2 वर्ष में इसकी सूचना मतलब कि चुनाव होते हैं, तो चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करते हैं? तो निर्वाचन आयोग जारी करते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे यहाँ पे प्रथम सभापति, क्योंकि पहले उपराष्ट्रपति होंगे तो वही सभापति हो जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को किसका अधिकार प्रदान करता है? तो एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजन करने का अधिकार। दोस्तों राज्यसभा को केवल एक ही अधिकार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? 312 अनुच्छेद वाला। इसमें अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का इसको अधिकार दिया गया है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के लिए कितने दिनों का भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो 14 दिन का यहाँ पे लौटाना पड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों? आर्टिकल 80 में इसकी चर्चा की गई है। राज्यसभा दोस्तों एक क्या है? तो एक अस्थायी सदन है, यानी कि इसका विघटन कभी भी नहीं होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रही है और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यार से कमेंट्स कर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और हमारा मेहनत जो आपको हम कर रहे हैं अभी फिलहाल वो आपको कैसा लग रहा है, यानी हमारी मेहनत आपको सच में फ़ायदा कर रहा है या नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था दोस्तों? वो कौन थे? पृथ्वीराज कपूर को चुना गया था। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दस्ती राज्यसभा के लिए प्रथम फिल्म अभिनेत्री। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो BS रमा देवी यहाँ पे राज्यसभा की पहली महासचिव यहाँ पे हो जाएंगी। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुआ थी 2 अप्रैल 1954 ईस्वी को पहले समूह की सेवानिवृत्ति हो गई थी। आपको बताया था 2 साल का होता है, तो यहाँ पहले का हुआ था 2 अप्रैल 1954 को यहाँ पे हो गया था। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्र के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों? 6 महीने से अधिक के समय यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है दोस्तों? तो 500 यहाँ पे लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे निर्धारित की गई है मूल संविधान में।
ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 550 यहाँ पे हो सकती है। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के में सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है। ठीक है। हो सकती है कितनी, 550 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा कितनी है, 543। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों का निर्वाचन राज्यों से होता है, तो 524 का क्या होता है, राज्यों से निर्वाचन होता है। ठीक है। और वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों का निर्वाचन संघ साथ यानी कि यूटी से होता है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश से। 19 का चुनाव यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश से यहाँ पे होता है। किस संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंध्र भारतीय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा जो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में जो आंध्र भारतीय समुदाय के लोग को शामिल मनोनीत करता राष्ट्रपति, उसको समाप्त कर दिया गया। ये बीपीएससी 17 बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। यदि आपने कोई दिया होगा तो आप जानते होंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। जीबी मावलंकर भी इसे कहते हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो अनंत सैनम अयंगर यहाँ पे लोकसभा के पहले प्रथम उपाध्यक्ष यहाँ पे हो जाएंगे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह निर्वाचन किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो 2026 तक दोस्तों ये क्या होगा, यथावत रहेगा 1971 के जनगणना के आधार पर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए और एससी के लिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 यानी कुल 131 सीटें यहाँ पे एससी और एसटी दोनों मिलाकर कितना है, 131 है। एससी कितनी है, 84 है, और एसटी कितना है, 47 है। आप तो ध्यान रखिएगा। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। प्रथम जो आम चुनाव हुआ था ना 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो है लोकसभा सीटें यहाँ पे 80 सीटें हैं आपको लोकसभा में, सबसे अधिक सीटें लोकसभा ये उत्तर प्रदेश से ही होता है। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा प्रतिनिधित्व तो सबसे अधिक है दोस्तों, कहाँ है, उत्तर प्रदेश का ही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सब चीज उत्तर प्रदेश का ही है। बिहार से लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, 40 है। राज्यसभा कितनी है, 16 है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्रों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं, तो कहाँ से, दिल्ली से आते हैं। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने होता है, 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, एक वर्ष में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। लोकसभा में कोरम यानी गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम दोस्तों कुल सदस्य का 1/10 भाग होना चाहिए गणपूर्ति यानी कोरम को पूरा करने के लिए। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको संबोधित और समर्पित करते हैं, तो लोकसभा सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष को जो है अपना संबोधित करते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, वर्ष में 2 बार लोकसभा के सत्र को बुलाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है दोस्तों, विघटन कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो अधिकतम तारांकित प्रश्न की संख्या कितनी होगी, 20 पूछे जा सकते हैं। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 ईस्वी को। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 ईस्वी को। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया गया था, तो लोकसभा द्वारा बजट जो है पारित किया जाता है। प्रधानमंत्री की दोस्तों नियुक्ति कौन करते हैं, कौन करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, आप देखेंगे नियुक्ति होती है, इस बार पूछे जाते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो नीति आयोग को पता है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी योजना आयोग को रिप्लेस करके। तो नीति आयोग का जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री यहाँ पे नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे इसका कार्यकाल सबसे अधिक होगा। मंत्रिमंडल यानी संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो मंत्रिमंडल जो होते हैं दोस्तों इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह वर्णित किसमें, अनुच्छेद 75 में इसकी चर्चा की गई है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य कौन थी, वह इंदिरा गांधी थी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो राज्यसभा से थी, तब जाकर प्रधानमंत्री बनी थी जब वो शपथ ले रही थी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की एकमात्र प्रधानमंत्री है, श्रीमती इंदिरा गांधी जिसे आयरन लेडी के नाम से हम लोग जानते हैं। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। केवल 13 दिन में इसकी सरकार गिर गई थी, वो भी एक वोट से। किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है दोस्तों, इनका नाम है गुलजारी लाल नंदा, जो 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हैं।
सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी थे सबसे कम उम्र में। ये मतलब कि इनको जो मतलब कि यहाँ पे प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाले सबसे कम उम्र में कौन थे? राजीव गांधी थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे। ठीक है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। संसदीय शासन प्रणाली सबसे सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों यहाँ पे ब्रिटेन में विकसित हुई है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री यहाँ पे मंत्री परिषद का अध्यक्ष हो जाएंगे। कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य दोस्तों यहाँ पे मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि मंत्री परिषद के सदस्यों के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यहाँ पे राष्ट्रपति यहाँ पे इसकी शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से। आपको हम बताए थे ना, यदि व्यक्तिगत रूप से वो कहेगा ना तो राष्ट्रपति के प्रति, और यदि सामूहिक रूप से कहेगा तो लोकसभा के प्रति। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री रह सकता है? तो वो 6 माह तक मंत्री रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? ये मंत्री परिषद पर विचार करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया था? 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकार किसके पास होती है? तो मंत्रिपरिषद के पास होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हमारे पास है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36 थे। कितने? देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद जो बनी थी दोस्तों उसमें प्रधानमंत्री सहित कितने थे? 36 यहाँ पे सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला दोस्तों कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद यहाँ पे शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? सरदार बलदेव सिंह यहाँ पे रक्षा मंत्री यहाँ पे हो जाएंगे। और वित्त मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत में? वो थे डॉक्टर जॉन मथाई यहाँ पे वित्त मंत्री हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे कानून मंत्री हो जाएंगे। और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे यहाँ पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष कहते हैं, वो भारत के प्रथम गृह मंत्री यहाँ पे थे। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाले पहले यहाँ पे मंत्री हो जाएंगे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हो जाएंगे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? वो मोरारजी देसाई के समय में। लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? राम सुभग सिंह यहाँ पे लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त, यानी कि आप बोल सकते हो कि ऑपोजिशन ऑफ लीडर, जो वर्तमान में कौन है? राहुल गांधी है। तो आप यहाँ पे राम सुभग सिंह यहाँ पे थे। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी यहाँ पे राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है कौन? लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे। लोकसभा के पिता के रूप में किसे जानते हैं? तो जीवी मावलंकर को लोकसभा के पिता के रूप में हम लोग जानते हैं। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा के अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? वो थे नीलम संजीव रेड्डी। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये थे कौन? जीवी मावलंकर, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ना, ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। कौन? भारत के महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? आपको हम बताए थे, ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल जो यहाँ पर होती है महान्यायवादी, वही क्या करते हैं? तो भारत के कानूनी विषय पर परामर्श देते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो भारत के महान्यायवादी जो यहाँ पे भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं, ध्यान में रखेंगे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। कानून विषय पर राज्य सरकार को कौन तो एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो परामर्श देते हैं।
अगला प्रश्न है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। देखिए जिस प्रकार यहाँ पे मान उसी प्रकार से किसी भी राज्य की विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो एडवोकेट जनरल यहाँ पे किसी भी राज्य के विधि अधिकारी यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी से बोल सकते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो दोस्तों भाग 5 में आपके संघीय न्यायपालिका जो 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक के बीच में इसका वर्णन किया गया है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है, तो संविधान का जो व्याख्याकार और संरक्षक यहाँ पे हो जाएंगे वो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक यहाँ पे हो जाएगा। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ पे हुई थी। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी, तो 7 थी। कितनी? 7। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति जो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, वो भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसके परामर्श लेकर के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेकर के। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से संबंधित है, तो दोस्तों जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं ना सर्वोच्च न्यायालय में, ये फ्रांस के संबंधित है। किससे? फ्रांस के देश के न्याय से प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जी कानिया यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा था, तो वाई चंद्रचूड़ रहे थे। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है दोस्तों, तो अभिलेख न्यायालय की हम बात करें यहाँ पे, तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, अनुच्छेद 129 यहाँ पे अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, तो संचित निधि से, जो फंड होते हैं, संचित फंड होते हैं, उसी से क्या होता है, तो जजों का वेतन दिया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा दोस्तों, अनुच्छेद 224 के तहत प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि हाई कोर्ट होगा। बम्बई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, और इन उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी, 1862 में इसकी मतलब की स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की यहाँ पे स्थापना होती है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय दोस्तों कौन सा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय यहाँ पे हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था कहाँ पे, बम्बई में, मद्रास में और कलकत्ता में पहली बार जो यहाँ पे उच्च न्यायालय स्थापना हुई थी 1865 में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है, देखिए जो उच्च न्यायालय होती है ना हाई कोर्ट, इसके क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार जो दोस्तों वो संसद के पास होती है। किसके पास? संसद के पास होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, इसकी नियुक्ति करते हैं कौन, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेता है, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना वो राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। देखिए नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन शपथ जो लेते हैं ना, शपथ वो कौन लेते हैं, तो राज्यपाल यहाँ पे शपथ लेते हैं। इसको आपको ध्यान रखना होगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं, तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र अपना संबोधित करते हैं। देखिए आपको हम फिर बता देते हैं यहाँ पे, देखिए नियुक्ति करते हैं कौन, राष्ट्रपति करते हैं। जो नियुक्ति करेंगे ना वही क्या करेंगे, शपथ त्याग पत्र देंगे, उसी को त्याग पत्र देंगे। तो नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति, और शपथ भी जो त्याग पत्र देते हैं ना वो भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते हैं। लेकिन शपथ जो दिलवाता है शपथ, वो कौन देता है, राज्यपाल दिलवाते हैं शपथ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला दोस्तों कौन थी, वो थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय की बनी थी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है, वो राज्यपाल जो होते हैं, राज्य सरकार का कार्यपालक अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान दोस्तों कौन होता है, तो राज्य का अधिशासी प्रधान की हम बात करें तो वो राज्यपाल होते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो प्रधानमंत्री सलाह पर जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल जो दोस्तों वो 5 वर्ष का होता है। यदि इससे पहले कुछ भी घटना होगी उसे हटा भी सकते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो उपराज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है तथा एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का
राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, अनुच्छेद 153 के तहत कहा गया है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो 35 वर्ष के व्यक्ति जो है यहाँ पे कम से कम 35 वर्ष के व्यक्ति यहाँ पे राज्यपाल बन सकते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश। उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उसको पद की शपथ दिलाएंगे, ठीक है। ये उसको दिलाते हैं, ये उसको दिलाते हैं, ठीक है। लेकिन त्यागपत्र जो देंगे वो राष्ट्रपति के समक्ष त्यागपत्र देंगे राज्यपाल। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल होते हैं वो विधान परिषद, जिस राज्य में विधान परिषद होगी, जिसकी बिहार में विधान परिषद है, तो राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों? 1/6 सदस्यों को यहाँ पे विधान परिषद में मनोनीत करता है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की बनी थी। बिहार मतलब भारत की किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, इसकी नियुक्ति जो होती है, नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल को मिलने वाला वेतन व भत्तों की निर्धारण कौन करता है दोस्तों? वो संसद करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 163 के तहत है। यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 163 163 के तहत। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? देखिए, जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं ना, उसी प्रकार से राज्य में जो यहाँ पे देखेंगे तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष तो कौन होंगे? यहाँ पे मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा भंग कर सकती है? तो मुख्यमंत्री सिफारिश पर राज्य विधानसभा को भंग कर सकती है। जैसे कि लोकसभा का भंग कौन कर सकता था? राष्ट्रपति कर सकता था ना। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री सिफारिश पर। सेम उसी प्रकार से राज्य में जो विधानसभा होती है उसको भंग कर सकती है किसकी सिफारिश पर? तो मुख्यमंत्री के सिफारिश पर। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? वो उत्तर प्रदेश की कौन थी? उसका सुचेता कृपलानी थी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। वो कहाँ की? उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारत के किसी राज्य मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला दोस्तों कौन थी? सुश्री मायावती। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की थी, दलित महिला बनी थी मायावती, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो राज्य विधानसभा दोस्तों हमारे पास में विधानसभा, वो अनुच्छेद 170 के तहत है विधानसभा की यहाँ पे गठन होती है। विधानसभा की सदस्यता के लिए दोस्तों कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए विधानसभा की सदस्यता को ग्रहण करने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है दोस्तों? तो विधानसभा के सदस्य जो यहाँ पे जिस प्रकार लोकसभा होता है ना, सेम उसी प्रकार से विधानसभा होती है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष की चुनाव करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, जो राज्य विधानसभा होती है ना, उसमें जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल यहाँ पे इसकी नियुक्ति करते हैं। और केंद्र में जो होते हैं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? वो भी वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर सकता है? तो ये विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए, जब भी आपको सामूहिक रूप से कहेगा दोस्तों, ये विधानसभा के प्रति होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो आपको राज्यपाल लगाना होगा। विधानसभा के सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मुख्यमंत्री पर आसीन रह सकता है? तो 6 माह तक यहाँ पे आसीन रह सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का चर्चा की गई है? दोस्तों, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा यहाँ पे की गई है। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? दोस्तों, निर्वाचन आयोग पर है। अगला प्रश्न है कि मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? निर्वाचन आयोग में यहाँ पे हो जाएगा। भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होती है ना, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे, आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1926 में प्राप्त हुआ था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 दोस्तों यहाँ पे होगा, 88 नहीं, 1989, ठीक है, 1989 के तहत अधीन वयस्क होने की न्यूनतम अवधि की आयु कितनी है? 18 वर्ष की होती है। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया था? तो ये किया गया था आपके पास 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था। भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान दोस्तों कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त, आप तो ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना चाहिए। जो आचार संहिता लागू होता है ना, ये मतदान प्रारंभ होने से 36 घंटे पहले आपको ध्यान रखना होगा। जब भी आप किसी भी चुनाव होगा तो चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होगा, जब मतदान शुरू होगी ना उससे 36 घंटे पहले ये प्रचार को आपको बंद करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। दिनेश जो गोस्वामी है समिति, इसका संबंध होगा दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित हो जाएगा। कौन सा, दिनेश गोस्वामी समिति किसे, दिनेश गोस्वामी समिति किसे है, निर्वाचन आयोग से है। अगला प्रश्न है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची में है और इसमें कितनी भाषा है, तो 22 भाषाओं की चर्चा यहाँ पे की गई है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे आपको बताएं अभी तुरंत 22 भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो वो 343 लेकर के 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की राजभाषा दोस्तों क्या है, तो हिंदी यहाँ पे भारत की राजभाषा होगी। देखिए यहाँ पे हिंदी जो भारत की राजभाषा है, यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा कुछ भी नहीं है। भारत की राष्ट्रीय भाषा जो है, राष्ट्रीय भाषा वो कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। हिंदी जो है ना भारत की राजभाषा यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। देखिए राजभाषा है यहाँ पे, तो अनुच्छेद 343 का आई में यहाँ पे हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है कि 1953 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, बीजी खेर थे। कौन, बीजी खेर यहाँ पे 1953 में जो गठित हुआ था राजभाषा आयोग, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, बीजी खेर यहाँ पे हो जाएंगे। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है, जो यूटी हमारे पास होते हैं जैसे कि दिल्ली सब हो गया, अंडमान निकोबार सब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इस पे किसका शासन होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उसके द्वारा होते हैं। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है, जो हमारे पास यूटी होती है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उसमें जो प्रशासक होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है कि संघ शासित क्षेत्रों जैसे जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है। जिसके मान लीजिए कि कोई यूटी है, उसके पास कोई अपना विधायिका नहीं है, यानी कि विधानसभा वहाँ पे नहीं है, तो उसका जो नियम कौन बनाएगा, तो वो संसद बनाएगा, आपको ध्यान रखना होगा। किस अधिनियम द्वारा जम्मू कश्मीर और राज्य को दो भागों, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो वो दोस्तों जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 के बाद। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर क्या था, पहले स्पेशल स्टेटस था इसका, अनुच्छेद 370 लागू होता है यहाँ पे, तो अनुच्छेद 370 को जो है यहाँ पे 2019 में यहाँ पे इसे समाप्त कर दिया गया था, और उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यहाँ पे दो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत यहाँ पे भारतीय के संविधान में संशोधन होता है। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यहाँ पे अपने देश के संविधान में लिया गया है। संविधान संशोधन हेतु सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत होता है, ये संसद में सबसे पहले प्रस्तुत होता है संविधान संशोधन हेतु। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1951 में भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था और अनुसूची 9 को जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों के मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। जिसमें इसमें है 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 के तहत इसमें किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश किस संविधान द्वारा समाविष्ट किए गए दोस्तों, ये भी आपके पास 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, वो था मौलिक कर्तव्य को यहाँ पे जोड़ा गया था। वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश थी, उसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जिसका अनुच्छेद की हम बात कर लेते हैं, तो मतलब कि भाग की बात कर लेते हैं, तो 4 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। जो कहाँ से दिया गया है, तो रूस के संविधान से अपने देश के संविधान में इसे लिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया है। आपको पता है दोस्तों कि 8वीं सूची में कितने भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं ना, तो पहले 22 भाषा नहीं थी, पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें आपको 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था, जो 1992 में इसमें हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान के 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है दोस्तों, ये पंचायती राज व्यवस्था से है, और पंचायती व्यवस्था जो आपके पास ये आर्टिकल किसमें है, अनुच्छेद 40 में है दोस्तों, और 40 किस में आता है, तो डीपीएसपी यानी कि
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये पंचायती राज आता है, जो अनुच्छेद 40 में है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज को जोड़ा गया है? तो ये भाग 9 में पंचायती राज को यहाँ पे जोड़ा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं। यानी जो पंचायत चुनाव होता है, जैसे कि मुखिया, सरपंच सब बनता है, इसके चुनाव कौन करवाता है? इसका चुनाव करवाता है आपके पास राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो 5 वर्ष तक जो है यहाँ पे निर्धारित किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1994 ईस्वी को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा जो है निर्णय पंचायत का चुनाव कराने के लिए लिया जाता है। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था 1959 में, प्रारंभ किया गया था पंचायती राज का। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिला से। तो पंचायती राज का प्रथम कहाँ हुआ था? यहाँ पे देखेंगे, राजस्थान से हुआ था। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1959 में हुई थी, राजस्थान के नागौर से। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ से? तो नागौर जिला से किया गया था। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये 2 अक्टूबर 1952 को से मतलब कि प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा सामूहिक विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी, महात्मा गांधी के जन्म के दिन पर। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज व्यवस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया है दोस्तों? तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय सुझाव दिया था पंचायत को, 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो अशोक जो मेहता समिति है दोस्तों यहाँ पे, वो पंचायती राज संबंधित था। और इन्होंने क्या कहा था कि 2 स्तरीय होना चाहिए पंचायती व्यवस्था, ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय का सुझाव दिया था। पंचायती राज आधारशिला है किसकी? ग्राम सभा की है। भारत के 15वें राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वर्तमान में 25 जुलाई 2022 से लेकर अभी तक में भारत की 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति अभी तक बने हुए हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी होती है दोस्तों? 34 होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 क्या होते हैं यहाँ पे? अन्य न्यायाधीश यहाँ पे होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ थे दोस्तों। और वर्तमान में कौन? 52वें कौन है? तो B.R. गवई यहाँ पे वर्तमान में कौन जाएंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे CJI हो जाएंगे। और 51वें कौन थे? यहाँ पे संजीव खन्ना 51वें क्रम के थे। और 52वें क्रम कौन है? तो B.R. गवई यहाँ पे 52वें क्रम के हो जाएंगे, इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय है दोस्तों? तो वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय। कितना? 25 उच्च न्यायालय यहाँ पे आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है कि नेक्स्ट हमारे पास है कि कब दादर और नगर हवेली को दमन तथा दीव को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? ये जनवरी 2020 में जो है ना, दादरा और नगर हवेली को एक साथ मिलकर के दमन और दीव में मिलाकर के बनाया गया था, जनवरी 2020 में जब कोरोना आया था। केंद्र शासित प्रदेश द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी कहाँ पे है? तो ये दमन में इसकी राजधानी हो जाएगी, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के पूरे पॉलिटी को एक वीडियो में कवर कर दिया है, और उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस तरह कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।